बीजेपी और आरएसएस की सरकार इन तीन जगहों पे गिरने के लिए तो निश्चित है, केंद्र में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में। ये है कानूनी बात। और अगर हम लोगों की बात पॉलिटिकल पार्टी सुन लेती और अपने स्लीपर सेल्स को थोड़ा ना सुनती तो आज मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। भारत सच में एक विश्व गुरु बनने की राह पे मजबूती से बढ़ता। तो ये सबसे बड़ा दुख का विषय यही है। प्रधानमंत्री तो आते जाते हैं, लेकिन जो मोदी जी ने देश का नुकसान किया है वो शायद ना होता अगर ये मतपत्र से चुनाव हो। क्या हमारे देश में लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब ने दिया हुआ है उसकी भी चोरी की जा रही है? देखिए, लोकतंत्र की बुनियाद, डेमोक्रेसी की बुनियाद ही लोगों के वोट पे होती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राजाओं की तरह जनता को राजा बनाया। हरियाणा लुट गया, महाराष्ट्र लुट गया, दिल्ली लुट गई, क्योंकि ये मशीनों से चुनाव हो रहे हैं। मोदी जी जनता के पीएम नहीं है, ईवीएम के पीएम है। चीफ मिनिस्टर जितने भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा समर्थित हैं वो कोई जनता के सीएम नहीं है, ईवीएम के सीएम है। खुद प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, क्या कहते थे ये, कि भाई देखो विदेशों में, अमेरिका में, एडवांस कंट्रीज में भी ईवीएम से नहीं होते चुनाव, पेपर बैलेट से होते हैं। अब उस ईवीएम से प्यार इतना क्यों है? क्योंकि बेईमानी करनी है, चोरी करनी है। देश में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वोट चोरी का मुद्दा छाया हुआ है। कई तरह के आरोप लग रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल, विपक्षी राजनीतिक दल एकजुट हो रहे हैं। इस समय हम बात करने के लिए मौजूद हैं अधिवक्ता महमूद प्राचा साहब से। वो अधिवक्ता होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। बहुत बड़ी लड़ाई ईवीएम के खिलाफ लड़ी है। इस चुनाव, ईवीएम और चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों पर बोलने वाली बहुत ही सशक्त आवाज है। प्राचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बात करने के लिए। सर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी, क्या ख्याल मन में आया? क्योंकि लंबे समय से आप ये मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, पहला ख्याल तो यही मन में आया कि अगर हम लोगों की बात पॉलिटिकल पार्टी सुन लेती और अपने स्लीपर सेल्स को थोड़ा ना सुनती तो आज मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं होते और दूसरा ही कोई प्रधानमंत्री होता। एक बात तो यह आई, और उसकी वजह से जो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है ट्रम्प साहब के द्वारा और दूसरे भी विभिन्न प्रकरणों के द्वारा, वो सब ना होती। भारत सच में एक विश्व गुरु बनने की राह पे मजबूती से बढ़ता। तो ये सबसे बड़ा दुख का विषय यही है। प्रधानमंत्री तो आते जाते हैं, लेकिन जो मोदी जी ने देश का नुकसान किया है वो शायद ना होता अगर ये मतपत्र से चुनाव होते। क्या आपको लगता है सर कि जो जिस तरह की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई है, वोट चोरी का सीधा आरोप लगाया जा रहा है चुनाव आयोग पे, क्या सच में वोट चोरी हो रही है? क्या हमारे देश में लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब ने दिया हुआ है उसकी भी चोरी की जा रही है? देखिए, लोकतंत्र की बुनियाद, डेमोक्रेसी की बुनियाद ही लोगों के वोट पे होती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राजाओं की तरह जनता को राजा बनाया, राजाओं की जगह जनता को राजा बनाया और सबको बराबर का राजा बनाया। जो अपनी सॉवरेनिटी होती है, राजा जो अपनी ताकत है वो शिफ्ट करता है अपने नौकरों में। देश की जनता एक वोट के अधिकार से अपना जो राजपाट है वो नौकरों को शिफ्ट करता है, प्रधानमंत्री जैसे, चीफ मिनिस्टर जैसे, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए। अब वो सत्ता ही छीन ली ना, अगर वोट छीन लिया, वोट ही अगर जाली पड़ने लगे तो जो मतपत्र से जब चुनाव होते थे तो राहुल जी ने भी ये बात कही कि एक दिन में हो जाते थे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर चोरी होती भी थी उस ज़माने में जब के सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, मोबाइल फोन्स नहीं थे और इतनी सारी फोर्सेस भी नहीं थी और एक फेज में इलेक्शन होते थे, तब भी अगर कहीं मतों की चोरी होती थी तो वो एक बूथ पे या ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे, दो कॉन्स्टिट्यूंसी पे होती थी। अब तो पूरे के पूरे देश में प्रदेश ही लुट रहे हैं। हरियाणा लुट गया, महाराष्ट्र लुट गया, दिल्ली लुट गई, क्योंकि ये मशीनों से चुनाव हो रहे हैं। तो एक एक करके वोट नहीं चुन रहे हैं, पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की डकैती हो रही है। ये मतपत्र में और ईवीएम में सबसे बड़ा फर्क ये है। और राहुल जी ने जो कहा है ना, वो हम तो एक साल से पहले से कह रहे हैं, लोकसभा के चुनाव से पहले से कह रहे हैं कि मोदी जी जनता के पीएम नहीं है, ईवीएम के पीएम है। चीफ मिनिस्टर जितने भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस द्वारा समर्थित हैं वो कोई जनता के सीएम नहीं है, ईवीएम के सीएम है। ये बात तो हम पहले से ही कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब मैं इस बात को इस तरह से भी समझ सकता हूँ, हालांकि बार बार खड़गे जी ने, राहुल जी ने, सब ने कहा कि हम, और कांग्रेस ने तो 2018 में रेजोल्यूशन पास कर रखा है कि मतपत्र से ही चुनाव होने चाहिए।
अखिलेश जी ने तो सबसे बड़ी बात इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद जो उनकी पहली स्पीच हुई थी, सबसे बड़ी बात ये कह दी क्या कि अगर हम 80 की 80 सीटें भी जीत जाए समाजवादी पार्टी, फिर भी हम पेपर बैलेट से चुनाव चाहते हैं। मायावती जी ने एक और भी बड़ी बात कही, क्या कही कि बसपा के, बहुजन समाज पार्टी के अच्छे दिन जब आएंगे जब मतपत्र से चुनाव होगा। अब मतपत्र से चुनाव होने में किसको परेशानी है? एक ही पॉलिटिकल पार्टी है ना, जिसके सबसे बड़े नेता अडवाणी जी कह चुके हैं मतपत्र से चुनाव होना चाहिए। ये खुद प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं। क्या कहते थे ये कि भाई देखो विदेशों में, अमेरिका में, एडवांस कंट्रीज में भी ईवीएम से नहीं होते चुनाव, पेपर बैलेट से होते हैं। अब उस ईवीएम से प्यार इतना क्यों है? क्योंकि बेईमानी करनी है, चोरी करनी है। अब जो ये सबूत निकल के सामने आ रहे हैं, ये क्या है? कितनी मेहनत का काम था राहुल गांधी जी की टीम का। ये एक फोटो को 6.5 लाख फोटो से मिलाया और देश के विभिन्न हिस्सों से दूसरे फोटो से मिलाया। इतना मेहनत का काम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में किया तो 1 लाख वोट की जो हेरा फेरी है, वोटर लिस्ट में हेरा फेरी, उसके आगे क्या क्या हेरा फेरियां होती हैं वो तो दूसरी बात है, या उससे पहले क्या क्या हेरा फेरियां होती है वो तो दूसरी बात है। 1 लाख के करीब तो राहुल गांधी जी की टीम ने निकाले, लेकिन हेरा फेरी इससे भी ज्यादा होगी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो करोड़ों करोड़ों लोग वोटों की तो हेरा फेरी वोटर लिस्ट में ही है। अब चुनाव आयोग को ये देखिए, आप हर चीज में मुद्दे की बात कभी नहीं करेंगे। मुद्दा क्या है इस वक्त कि राहुल गांधी जी ने 1 लाख वोटों की हेरा फेरी आंखों से दिखा दी, जिसका कोई साक्ष्य के रूप में काट नहीं है जिसकी। बिल्कुल। बहाना क्या लगाया? एफिडेविट दो। एफिडेविट, अब मुझे दुख होता है इस बात को, मतलब देख के सुन के दुख हो रहा था कि एक सीईओ लेवल का आदमी जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होगा कर्नाटक गवर्नमेंट में, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के दबाव में, खुद भी वो भ्रष्ट ही हैं जब ही तो ऐसी बात कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि आप एफिडेविट दो। जो एफिडेविट का, हालांकि ये किताब तो उन्होंने शायद कभी पढ़ी नहीं होगी, पढ़ने की जरूरत भी क्या है, क्योंकि देश इससे तो चल नहीं रहा है, संविधान से तो चल नहीं रहा है, मोदी जी अमित शाह जी के डंडे से चल रहा है। तो उन्होंने पूरी इस किताब में दिखाते हैं वो एफिडेविट कहाँ लिखा है देने के लिए, और जो एफिडेविट के फॉर्मेट उन्होंने दिया भी है। अगर उसका पहला कॉलम आप देखेंगे उसमें क्या लिखा है कि मैं ये मत को डिलीट कराना चाहता हूं। राहुल जी ने यह कहा है कि कोई वो मत डिलीट कराना चाहते हैं, किसी का वोट डिलीट कराना चाहते हैं। उन्होंने तो यह कहा है कि ये इतनी बड़ी डकैती, चोरी, अपराध हो रहा है किसकी वॉच में? इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है इस कानून के हिसाब से कि वोटर लिस्ट सही बने। तो उन्होंने चौकीदार को यह बताया कि तुम्हारे घर में जिसके तुम चौकीदार हो उसमें चोरी हो रही है। तो चौकीदार क्या कह रहा है? चोरी तो होने दो, आप एफिडेविट दो चोरी का, जब मैं कार्रवाई करूंगा। अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमने तो एफिडेविट 10-12 महीने पहले से दे रखा है, तो एफिडेविट की बात भी उनकी खराब हो गई। मैंने स्वयं जो मैंने एफआईआर दर्ज की दिल्ली में यही कंप्लेंट्स पे, हालांकि सबूत अब राहुल गांधी जी ज़्यादा लाए, लेकिन हमने, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज भी कम है, सबूत दिए और एफआईआर कराई। एफआईआर कराने की कंप्लेंट दी पुलिस स्टेशन पार्लियामेंट स्ट्रीट में। अब दिल्ली पुलिस तो अमित शाही पुलिस है, तो उन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज करनी थी। हमने एफिडेविट, जिस एफिडेविट की बात कर रहे हैं ना, हमने उससे भी स्ट्रांग एफिडेविट लगा के कोर्ट में दे रखा है कि एफआईआर दर्ज करो चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। कौन सी धाराओं में, वो भी देख लीजिए आप, कितनी संगीन धाराएं जिसमें उम्र तक की कैद है। तो ये एफआईआर भी, और हम अदालत से ये एफआईआर कराएंगे, तो एफिडेविट भी है, सब कुछ है, लेकिन बहानेबाजी है हर चीज में। चलिए मैं आपको एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूं। हमने ये कहा कि किसी की बात नहीं माननी चाहिए, हम तो सारे झूठे ही हैं, चुनाव आयोग और मोदी जी सच्चे हैं, अमित शाह जी सच्चे हैं, 100% वो सच्चे हैं और हम झूठे हैं। आप सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी तो दे दो, वो भी नहीं देंगे। हमने कहा, हम अदालत में गए, अदालत में इन्होंने जो ये बहानेबाजी करते हैं ना देश के सामने पूरे, कि इससे प्राचा को दे देंगे, महमूद प्राचा को दे देंगे तो इससे देश की सुरक्षा को खतरा पड़ जाएगा। ये बहस की हरियाणा हाईकोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, ये इसका मिसयूज करेंगे, ये निजता का हनन करेंगे, सब बहस कर चुके हैं अदालत के सामने। अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये सब बातें आपकी हम निरस्त करते हैं, आपको सीसीटीवी फुटेज और वीडियो देनी पड़ेगी। तो अब इससे बड़ा तो एफिडेविट कुछ नहीं होता ना। वहां तो चुनाव आयोग के भी एफिडेविट गए थे हाईकोर्ट में, हमारे भी गए थे, सारे एफिडेविट सब हो गए। उसके बाद कानून चेंज कर देते हैं। मतलब इतनी स्पीड से तो कोई कानून चेंज नहीं किया होगा मोदी जी ने। एक दिन में
20 अधिकारियों ने जब फाइल ऊपर ट्रेवल करती है और 20 अधिकारियों ने फाइल नीचे जब ट्रेवल करती है, एक ही दिन में साइन कर दिए। किस लिए? कि महमूद प्राचा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की डायरेक्शंस पे, आदेश पर वीडियोग्राफी नहीं देनी। हमने देश का मतलब कानून ही बदल दिया। मतलब फुटबॉल में हमने गोल कर दिया, मतलब अंपायर भी उनकी तरफ, सब भी उनकी तरफ। हमारे पास प्लेयर भी एक ही था, हमारे भी जो सारे प्लेयर थे उनमें से भी कई तोड़ के अपनी तरफ कर लिए, फिर भी हमने गोल कर दिया। तब क्या बोला? नहीं, गोल तो यहां होना ही नहीं था, हमने तो गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया। तो इनसे बहस करने से कोई लाभ होने ही नहीं वाला है। इनके कुतर्क और कुतर्क होते रहेंगे, क्योंकि चोर को चोरी छुपानी है अपनी, कोई लॉजिक नहीं देना है। उनको तो खुद सबको पता ही है ना, मोदी जी को पता है, अमित शाह जी को पता है, सारी आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को पता है, और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों को पता है कि चोरी तो वो कर ही रहे हैं ना। राहुल जी ने तो सिर्फ बहुत सारे, मतलब ढेर सारे इतने सबूत ला दिए कि अब उसमें सबूतों में ही चुनाव आयोग दब सकता है उसमें। तो ये है फर्क। चोरी तो हो ही रही है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये भी हम आपको वार्न कर दें कि ये भी सिर्फ सबूत हैं इस बात के कि चोरी हो रही। अब चोरी रुकेगी कैसे, वो महत्वपूर्ण बात है। और उसका सबसे बड़ा तरीका ऐसा है, 10 से 12 से ज़्यादा मजबूत तरीके हैं बीजेपी और आरएसएस के पास चुनाव में हेराफेरी करके वोट मैन्युफैक्चर करने के लिए, चुराने के लिए। जो वोट इसमें पड़ गए हैं मशीनों में, उसको उठा के भारतीय जनता पार्टी के वोटों में कन्वर्ट करने में, अपने समर्थित कैंडिडेट्स के उसमें कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। यानी आपने पूरी रिसर्च की हुई है कि बीजेपी किन किन तरीकों से जीतती है और किन किन तरीकों से वोट लेती है। अगर हम रिसर्च ना करते और एक एक चीज़ की डिटेल में रिसर्च ना करते, तो इन अदालतों में केस जीतते जिसमें हम जीत रहे हैं। हम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, या हमारी टीम ही एक ऐसी है जो अदालतों में केस जीत के निकल रही है। तो उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग इतनी रिसर्च कर चुके हैं कि जितनी शायद चुनाव आयोग के पास जितने भी उनके भ्रष्ट अधिकारी हैं, सारे के सारे मिलके भी उतनी रिसर्च या इस कानून के बारे में नहीं जानते होंगे। ये एक बात है। लेकिन हम क्या रहे हैं, मैं अपनी मुद्दे की बात कर रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि हम तो सब झूठे हैं। आंखें तो झूठ नहीं बोलती ना किसी की। सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी दे दो, सारी दुनिया देख लेगी, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की दे दोगे, और हम लेंगे। ये हमारा देश को वादा है। हमने कंटेम्प्ट लगा रहे हैं हम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में। वीडियोग्राफी तो हम लेंगे, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी की वीडियोग्राफी हमारे पास ऑलरेडी है, रामपुर की और फतेहपुर सीकरी लोकसभा की, वो तो हमारे पास हैं। लेकिन हम सारी कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज अदालतों के माध्यम से लेंगे, और हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हम चुप हो जाएंगे, मुंह पे उंगली रख लेंगे। हम सिर्फ वीडियोग्राफी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ी स्क्रीन लगा के चलाएंगे। जनता आए और खुद देखे क्या ईवीएम की मशीनें बदली गई हैं या नहीं बदली गई हैं, क्या इनके अपने कानून जो बने हुए हैं चुनाव आयोग के, उन्होंने एक भी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी ईवीएम की मशीन के लिए वो उनका पालन किया है। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा पूरे देश में। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहा हूं और ये कितनी खतरे वाली बात है। पूरे देश में सिर्फ एक ईवीएम की मशीन के चुनाव का, एक पोलिंग बूथ के चुनाव का सारा शुरू से लेके आखिर तक जो हमने हाईकोर्ट में केस में खुद चुनाव आयोग का एफिडेविट लेके ऑर्डर करा रखा है दिल्ली हाईकोर्ट से, वो वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज हमें दे दें। उसके बाद में एक शब्द नहीं बोलूंगा, किसी एक मशीन का दिखा दें। तो इतना बड़ा धोखाधड़ी हो रही है, जनता अपने आंख से देख लेगी। तो मोदी जी को पता है, फिर तो जनता सड़कों पे आ जाएगी। इसलिए वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब सबसे खुशी की बात यह है कि अब राहुल जी और खड़गे जी ने ये ऐलान कर ही दिया है और एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है कि वोट चोरी के लिए आंदोलन शुरू हो रहा है। अगर पॉलिटिकल पार्टी सड़कों पे आती हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ ये बात बता रहा हूँ, 90 से ज़्यादा, देखिए चुनाव एक बार हो जाते हैं तो जो नॉर्मल तरीका है चुनाव रद्द कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन लगाए, या तो कोई हारा हुआ कैंडिडेट या उस क्षेत्र का कोई वोट देने वाला वोटर, और कोई तरीका नहीं है। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस चीज़ के लिए कन्विंस ना हो जाए कि बहुत बड़ी लूट हुई है, बहुत बड़े कानून का उल्लंघन हुआ है, सब हेरा फेरी से चुनाव हुआ है, तो वो पूरा चुनाव भी निरस्त करा सकते हैं। उससे पहले यही एक रास्ता है। तो लोकसभा के चुनाव में 90 से ज़्यादा सीटों पे जो इलेक्शन पिटीशंस फाइल्ड हैं, तो 90 सीटें लोकसभा की निरस्त हो सकती हैं। लेकिन होंगी कब? अदालत के माध्यम से।
और 100 से ज़्यादा सीटें जो है महाराष्ट्र में पिटिशंस डली हुई हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में, और 20 से ज़्यादा सीटें की पिटिशंस डली हुई हैं हरियाणा में। तो ये 3 इलेक्शंस तो आराम से निरस्त हो सकते हैं। सरकार 90 लोकसभा और 100 के करीब महाराष्ट्र और 20 के करीब हरियाणा, तो ये 3 सरकारें तो आराम से गिर सकती हैं। लेकिन ये बहुत सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है बात। इस ही कानून में लिखा हुआ है सेक्शन 86 सब सेक्शन 7 में कि चुनाव की जो पिटिशंस हैं वो 6 महीने में डिसाइड होनी चाहिए, लेकिन कभी होती हैं? कभी नहीं। पिटिशंस का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो 5 साल बाद डिसाइड होंगी। ठीक, अब कानूनी तरीका हम निकाल सकते हैं, हमने निकाल भी लिया है कि वो टाइम पे डिसाइड हो जाए। हमने प्रक्रिया छोटी करने का कानूनी हल निकाल लिया है, वो हमारी पास पूरा इलाज है। लेकिन तब भी हमें पता है, क्योंकि अदालतें भी, और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2018 में कह चुके हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, जनता आए और हमें बचाए। तो अगर कानूनी रास्ता है भी लोकसभा की 90 सीटें खत्म कराने का, दोबारा चुनाव कराने का, महाराष्ट्र में 100 से ज्यादा सीटों पे कराने का, और हरियाणा में 20 से ज्यादा सीटें, कानूनी तरीका है, तो वो होगा नहीं, क्योंकि अदालतें भी खुद ही कहती हैं हम दबाव में। उसके लिए अगर जन आंदोलन हो गया तो ये 3 चुनाव तो निश्चित हैं, और मोदी जी की सरकार, बीजेपी और आरएसएस की सरकार इन 3 जगहों पे गिरने के लिए तो निश्चित है, केंद्र में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में। ये है कानूनी बात। और अगर बड़ा आंदोलन हो गया तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। अभी 2 दिन पहले जस्टिस पारदीवाला हैं, वो बहुत ही ईमानदार, इंटेलिजेंट और बहादुर भी जज है। उन्होंने एक आदेश पारित किया एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जो ऑर्डर लिखा था वो बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट की जो बार बार जजमेंट्स आई हुई थी उनके खिलाफ था। ठीक, जो आदेश पारित किया था उसमें कोई भी कानूनी रूप से गलती निकाली नहीं जा सकती। जुडिशियल राइट होता है, अच्छे बुरे फैसले होते हैं, लेकिन इस फैसले में कोई भी कानूनी गलती नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा मैं ये मान सकता हूं कि वो, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने अन्याय होते देखा, तो उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा, वो हो सकता है अपनी ईमानदारी के इमोशंस में थोड़ा सा ज़्यादा कर गए कुछ। चलिए, अच्छे बुरे फैसले तो होते ही हैं ना। जज लोहिया का फैसला भी हमने देखा है ना, उससे बुरा फैसला, मतलब वो पहले 5 बुरे फैसलों में से एक फैसला होगा भारत के जुडिशरी के इतिहास में, इंडिपेंडेंट इंडिया के, जिसमें गलत फैसला किया गया। लेकिन किया गया ना, हम सब ने माना, हाथ जोड़ के माना ना। बुरा लग रहा है, सबको बुरा लग रहा है, सब प्राइवेटली उससे सबसे ज्यादा नाराज रहते हैं, लेकिन माना क्योंकि हमारा सिस्टम है। ये कौन सी बात हो गई कि 13 जजेस ने एक साइन किए, सिग्नेचर कैंपेन हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शाम चिट्ठी लिखी, और अगले दिन जस्टिस पारदीवाला जैसे बहादुर और ईमानदार जज को उस चिट्ठी का हवाला देके दुखी मन से वो ऑर्डर वापस लेना पड़ा। लेकिन इसमें सिल्वर लाइनिंग क्या है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कहानी। तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अगर जन आंदोलन होगा तो यही सुप्रीम कोर्ट, ये तो 13 जजेस ने साइन किए थे, मैं ये नहीं कह रहा फैसला गलत था, सही था, लेकिन ये तरीका चिट्ठी लिखवा के ऑर्डर विड्रॉ कराने का सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, जो कि बराबर की हैसियत रखते हैं, चीफ जस्टिस साहब भी और पारदीवाला, बिल्कुल इक्वल, ही चीफ जस्टिस इज जस्ट फर्स्ट अमंग्स द। तो ये काम हो सकता है, तो देश का तो लोकतंत्र लुट रहा है। उस ईवीएम की जजमेंट से 2024 में फाइल हुई थी, तो वो जजमेंट भी विड्रॉ हो सकती है अगर जन आंदोलन बड़ा हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं, अगर लोकतंत्र बचाना है, देश बचाना है, बाबा साहब के संविधान को बचाना है, तो जन आंदोलन ही एक रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने का मतलब, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जबकि हम सबसे ज्यादा इस विषय पे केस जीत के आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। ऐसे बड़े मुद्दों पे अपनी मौत को दावत देना है। तो राहुल जी को मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि आज के आज या कल सुबह 12 तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट का केस विड्रॉ करें, जन आंदोलन करें, सुप्रीम कोर्ट स्वयं फैसला लेगी सुओ मोटो लेके, ऐसा मेरा मानना है, और यही एक रास्ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुर्बानी देने का टाइम आ गया है, देश बचाने का, जो हमारे बुजुर्गों ने, राहुल जी के बुजुर्गों ने, हमारे सब बड़े बड़े लीडर्स के बुजुर्गों ने जो अपना खून और पसीना पानी की तरह बहाया था ना, वो वक्त दोबारा आ गया है। बाबा साहब को संविधान को बचाने के लिए हमें लाठी गोली खाने के लिए, जेलों में जाने के लिए, देश बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर मोदी जी इनडायरेक्टली हमें धमकी देते हैं ना, बहुत बार धमकी देते हैं हम लोगों को कि टिएनामेन स्क्वायर याद कर लो तुम, हम तैयार हैं,
अगर आपको जी जिनपिंग से यही सबक मिला है सिर्फ एक, जो आप सीख रहे हैं अपने गुजराती फ्रेंड्स के जरिए, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे, तो हम लोग आपके टिनामेन स्क्वायर को झेलने के लिए तैयार हैं। बाबा साहब का संविधान और देश को लुटने नहीं देंगे। यानी आपको प्राचा साहब एकदम साफ लगता है, क्योंकि ये मैं आपको 2-3 बार सुन चुका हूँ कि आपका कहना है कि इस तरह के मुद्दों पर अब कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, जन आंदोलन जनता को ही करना चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि अगर जन आंदोलन हुआ, जनता ने इस बात को मजबूती से समझा, उठाया, तो ये तीनों सरकार, महाराष्ट्र, हरियाणा और केंद्र का जो चुनाव था, ये फैसला पलट जाएगा? ये आप 100% का नतीजा ही गलत मानते हैं? 100%। देखिए, अगर पेपर बैलेट से चुनाव होते लोकसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी को 50 से ज्यादा सीटें लोकसभा में नहीं आती। ये तथ्यात्मक रूप से सही है। राहुल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग बोलते हैं, और हम लोग भी झिझक के बोलते थे, हालांकि उन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं झिझकता था, लेकिन झिझक के जो बड़े लीडर्स बोलते हैं, और उनको हम समझते भी हैं क्योंकि वो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उन्हें एक चीज़ को 1000 बार सोच समझ के और एक चीज़ को 1000 बार परख के बोलना पड़ता है, और हमारी बात पे भी पूरी तरीके से आंखें बंद करके भरोसा करना उनको शोभा नहीं देता। तो उन्होंने अपनी रिसर्च कर ली और आ गए उसी बात पे कि वोटों की चोरी हो रही है। तो अब तो कम से कम रास्ता एक ही, अब ये तो कम से कम हमारी बात मान लें, हम तो रोज़ कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में केस जीतते भी हैं, हारते नहीं हैं। जो भी कोर्ट जाएगा, मेरा ये मानना है, मैं साफ साफ कहने वाला व्यक्ति हूँ, वो आरएसएस और बीजेपी की मदद करेगा। कम से कम जो भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सीधे सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, हम भी गए हैं, मैंने अभी आपको दिखाया, हाई कोर्ट है ना, हम भी गए हैं, जीत के निकले। अभी हमारा जो यही ईवीएम की सीसीटीवी और वीडियो फुटेज लेने की मैंने पर्सनल लेवल पे महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन के लिए पिटीशन डाली थी। कोर्ट ने कहा नहीं, अच्छा ऑर्डर किया महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने, ये आपका मुद्दा नहीं है, ये जनहित का मुद्दा है, हम इस पिटीशन को आपको इजाजत देते हैं कि जनहित याचिका में कन्वर्ट करो। तो तब भी मैं क्या कह रहा हूं, तब मैं क्या कह रहा हूं, कोर्ट में जाना सबसे बड़े खतरे का काम है। आप अगर ऐसे जाओगे बिना जन आंदोलन के, तो आप अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हो। तो मैं इसीलिए गुजारिश कर रहा हूं, सब लोगों को अपनी केसेस विड्रॉ कर लेने चाहिए, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट से, और उसके बाद जन आंदोलन में आए ना। कपिल सिब्बल जी, यहाँ एसी में तो बहुत आसान है, सड़क पे आए ना, अगर इंसाफ इतना प्यारा है तो, देश इतना प्यारा है तो, बाकी सब लॉयर्स हैं ना, सड़क पे आए ना, सड़क पे आए, लाठी गोली और जेल झेलें, देश बचाना है ना। तो ये है सही रास्ता। और उससे, और देखिए आखिरी बात मैं एक और बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं है कि हम जन आंदोलन खड़ा करके ये बोल रहे हैं कि तुम कोई गलत काम कर दो, ये बिल्कुल गलत बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं। हम जन आंदोलन करके क्या कह रहे हैं कि जो न्यायोचित बात है, इस किताब में लिखा है सेक्शन 59 और 60 कैपिटल ए में कि मतपत्र से ही चुनाव होने हैं देश में। इस किताब में लिखा है, पूरे देश की किसी अदालत ने ये नहीं कहा है कि मतपत्र से चुनाव हो ही नहीं सकते। ये तो जरूर कहा है कि ईवीएम से चुनाव हो सकते हैं, लेकिन मतपत्र से चुनाव हो ही नहीं सकते, गैर कानूनी है, ये किसी अदालत ने आज तक लकीली नहीं कहा है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अब कोई चला जाएगा इसलिए अदालत में, तो ये भी फैसला आ जाएगा जो कि इसके खिलाफ होगा, संविधान के खिलाफ होगा। तो मगर तो फिर क्या परेशानी है जब मतपत्र से चुनाव कराना। देखिए डिमांड क्या है हमारी, जन आंदोलन की डिमांड क्या है, कानूनी तरीका क्या है देश का, इस किताब में लिखा हुआ कि मतपत्र से चुनाव होने चाहिए। राहुल जी ने भी बोल दिया ना, आप हम लोग तो बोल ही रहे हैं, सबसे जल्दी चुनाव होते हैं तो मतपत्र से होते हैं। ये एक मिथ्या बनाई गई है कि ईवीएम से चुनाव जल्दी होते हैं, कभी चुनाव जल्दी नहीं होते हैं। और चुनाव आयोग बोलता भी नहीं है, बड़े ही छुपे हुए चोरी के अंदाज में बोलता है, गिनती मतों की ज्यादा जल्दी होती है, यही बोलता है ना। लेकिन गिनती करना तो नहीं है ना, जल्दी करना है ना चुनाव, जल्दी मतपत्र से होते हैं। और जल्दी भी ऐसी वैसी नहीं, 10 गुना से भी ज्यादा कम टाइम लगता है। सबसे सस्ते चुनाव कैसे होते हैं, मतपत्र से होते हैं। सस्ते चुनाव, एक ईवीएम आपको पता है कितने की आती है, 1-1 लाख से ऊपर ज्यादा बजट बनता है इनका जाके, जो कि सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बना है। और पेपर बैलेट में क्या लगता है, मुश्किल से 5 पैसे का कागज और 1 पैसे की भी स्याही नहीं लगती होगी, यही लगता है ना, यही लगता है। तो सस्ते, जल्दी और सबसे सुरक्षित। और अब तो बिल्कुल ही आंखें बंद करके सबसे सुरक्षित, जबकि सीसीटीवी कैमरा लगेंगे आप, जबकि फोर्सेस ज्यादा हो गई, जबकि अभी अब फेजेस में भी चुनाव कराने लगे।
बिल्कुल, जब बूथ लूटे जाते थे तब सीसीटीवी और ये सब चीजें नहीं, तो अब तो आंखों से देख लेंगे ना ये व्यक्ति कि जी महमूद जाके वहां पे बूथ लूट रहा था, कैमरे में आएगा। क्विक रिस्पांस फोर्सेस आएंगी, हेलीकॉप्टर्स हैं। अब तो मतपत्र से हेरा फेरी होने के चांस सबसे कम हैं। होगी लेकिन सबसे कम होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे सिस्टम को कौन लोग पसंद नहीं करेंगे? ईवीएम किनको प्रिय रहेगी? जो कि सस्ता नहीं चाहते, सुरक्षित चुनाव नहीं चाहते और समय पे चुनाव नहीं चाहते, देर करना चाहते हैं चुनाव के रिजल्ट्स आने में। तो हम इसके लिए हम कह रहे हैं जन आंदोलन होना चाहिए। कोई उल्टी बात नहीं कह रहे कि ईवीएम के लिए अगर हम जन आंदोलन करें तो वो गलत जन आंदोलन होगा। हम सही काम के लिए कानून के हिसाब से जन आंदोलन की बात कर रहे हैं। इसलिए जन आंदोलन की बात कर रहे हैं क्योंकि संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग दबाव में हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का इसलिए मैं बार बार एग्जांपल देता हूं। वो न्यायोचित फैसले नहीं कर पा रहे हैं, अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं। उनके कार्य को ईमानदारी से करवाने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। आप दबाव की बात कर रहे हैं, पीछे जस्टिस अहमदी साहब, द फियरलेस जज। तो अगर ऐसे जज होते तो आंदोलन की आवश्यकता कहां होती? अभी तक तो मोदी जी, अमित शाह जी और ये ज्ञानेश कुमार जी से पहले रमेश कुमार, जो राजीव कुमार जी थे, और उससे पहले के भी कई जो चुनाव आयुक्त हैं और उनके दूसरे भ्रष्ट अधिकारी हैं, अब तक जेलों में नहीं होते। इससे बड़ी लूट कुछ नहीं है। वोट से बड़ी लूट देश में अडानी भी नहीं कर रहे हैं। सर, एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी ईवीएम को हटाने के लिए, मामला भी चला सुप्रीम कोर्ट में, सबको सुना भी गया, लेकिन फिर वो ढाक के 3 बात सेटिस्फाई तो नहीं कर पाए। ईवीएम रही, कोर्ट ने माना नहीं आप लोगों की बात। क्या रास्ता कैसे निकाला जाए? देखिए, जब हम गए थे, हम भी गए थे, आप भी थे उस फैसले के बाद। उस फैसले में हमारी बहस नहीं सुनी गई, लेकिन सुना भी लेते तो हम कौन सा पहाड़ तोड़ लेते। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है। उसके बाद हम गए थे, क्या कह के गए थे कि सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की जजमेंट 2024 के बाद से, उस जजमेंट की वजह से ही मैंने चुनाव भी लड़ा था एक तरीके से। कि जजमेंट में एक बात मुझे साफ नजर आ रही थी कि एक तो जो पिटिशनर्स है वो ये कह रहे हैं हमें चुनाव आयुक्त के ऊपर कोई शक ही नहीं है, सबसे बड़ी गलती। अब जब शक नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या लेने गए हैं? शक ही नहीं है तो वो ईमानदारी से काम कर रहा है और ईमानदारी से रिजल्ट आ रहे हैं, उस पर शक ही नहीं है। जब आपको ये पहला पैराग्राफ था उसमें, तो सबसे बड़े हारने के लिए पिटीशन वो डाली गई थी, ये पहला ही लिखा है। दूसरी बात क्या थी उन्होंने कही, जो दूसरा कारण था हारने का, 2 ही कारण दिए मेन, कि चुनाव आयोग के खिलाफ आपने कोई सबूत नहीं लाया। पुख्ता सबूत आपके पास है नहीं। आप ये कोई रिपोर्ट्स बना के ले आते हो और न्यूज़पेपर में खबरें छपती हैं, वो दिखा के कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देगी, ये भी जायज़ बात थी। हालांकि तथ्यात्मक रूप से गलत थी वो बात, ये रिपोर्ट्स और वो सब कुछ ठीक थी, डिटेल में रिसर्च की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास एक अच्छा लॉजिकल रीजन था। तो हमने क्या किया, सबूत चाहिए ना, तो हमने चुनाव लड़ा रामपुर का जाके और सारे सबूत जुटाए, वीडियोग्राफी समेत, जो चुनाव आयोग ने हमें दिए। और क्या सबूत जुटाए कि चुनाव आयोग ने उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कम से कम 20 के करीब पैराग्राफ हैं कि ये ईवीएम की मशीनें सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये सेफगार्ड्स हैं जो चुनाव आयुक्त जो है जिसका प्रयोग करता है उसकी वजह से मशीनें सेफ हैं। तो हमने क्या किया, हमने जाके जमीनी सतह पे जाके वो सबूत जुटाए जो चुनाव आयोग ने ही हमें वीडियोग्राफी दी। उसमें क्या नजर आएगा कि जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दिया था, ईवीएम की सुरक्षा के जो सेफगार्ड, सुरक्षा के कारण जो अपने मैनुअल्स और उसके बताए थे, उनमें से एक भी पालन ही नहीं कर रहे। भाई मशीन तो है, मशीन सुरक्षित जिस चीज से है, जिसकी वजह से आप उसको सुरक्षित कह पा रहे हो, वो हो ही नहीं रहा है। ये सबूत हमने जुटाए, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए तो हम बच के निकल आए। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब मैं आगे इससे कुछ नहीं कहूंगा ज्यादा, कि हम नहीं सुनेंगे इस पिटीशन को, हम लेकिन आपको इजाजत दे रहे हैं कि आप हाई कोर्ट्स में जाओ, नीचे अदालतों में जाओ, हम आपको इस बात की इजाजत और लिबर्टी दे रहे हैं। तो हम फिर भी जिंदा निकल के आए और उसकी वजह से हम अलग अलग हाई कोर्ट्स में जा रहे हैं और हमें हर जगह से रिलीफ मिल रही है। लेकिन हम उस समय भी, मैं एक ही बार गया हूं सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मुद्दे पे किसी, और वो भी इतना डरते डरते गया था, लेकिन क्योंकि एक हमारे सामने पहाड़ था एडीआर की जजमेंट का, उसको क्रॉस करने के लिए हमें जाना ही था। हमने इतने सबूत लगाए थे ना उस पिटीशन में कि
कोई, अब मैं ऐसा शब्द बोलना नहीं चाहता, जिसको कुछ भी समझ नहीं हो ना, वो भी मजबूर था कि वो हमारे पक्ष में ऑर्डर करता, लेकिन फिर भी मुझे पता था हम हारेंगे। तो ये सोच के जाता है कोई? हमारे यहाँ तो ऐसे सोचते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाओ बस छू दो और क्योंकि हम इतना अच्छा केस लेके जा रहे हैं, हम जीत जाएंगे, रिलीफ ले आएंगे। क्योंकि बात में देखिए उनकी दम होता है, ऐसा नहीं कि वो गलत पिटीशन, लेकिन एक ही बिल में हाथ डाल के 10 बार नहीं 50 बार 45 बार ईवीएम की पिटीशन आ रहे हैं उसी बिल में हाथ डाल के, तो आप 46वीं बार कौन सा तोप चला लोगे? आपको पता है ना हारोगे जाके, तो कोई ये फॉर्मेलिटी है? अब किरण रिजिजू साहब ने क्या कहा कि हम लोग पार्लियामेंट में इसकी बहस नहीं करा सकते एसआईआर की, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डली हुई है। तो खुद ही आप तश्तरी में तैयार करके, टेबल पे तैयार करके उनको बहाना दे रहे हो, कैसे बचें? जयराम रमेश, हमारा जो ये ईवीएम का जो वीडियोग्राफी लेने का मिशन है ना, उसको जयराम रमेश साहब ने 6-7 महीने डिले किया। क्यों? क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जजमेंट आ गई, दिल्ली की हमने डाली तो वहाँ और इलाहाबाद में और दूसरी जगह चुनाव आयोग एक ही जवाब लेके हमारे सामने आता था, जी ये तो अब पिटीशन सुनी नहीं जा सकती महमूद प्राचा की, क्योंकि जयराम रमेश जी ने उस कानून को निरस्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है और उस पिटीशन का इंतजार करना चाहिए। हाई कोर्ट छोटी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक वो पेंडिंग है वहां पे, और वो होगी 20 साल तक पेंडिंग रहेगी। तो 20 साल तक हमारी गतिविधियों पे जयराम रमेश साहब ने चुनाव आयोग और आरएसएस से मिलकर रोक लगा दी थी। फिर हमें जाके सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना पड़ा और उस फंदे से जो जयराम रमेश जी ने हमारे गले में डाला था वो छुड़वाया, आदेश लिए सुप्रीम कोर्ट से, मैंने पिटीशन डाल के इंटरवेंशन के सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन चलती रहेगी, महमूद प्राचा हाई कोर्ट्स में जाके सब जगह अपनी पिटीशंस लगा सकते हैं। तब हमारा, लेकिन 6 महीने तो जयराम रमेश जी खा गए हमारे। ये है बुनियादी बात। अब राहुल जी अभी भी अगर आपके स्लीपर सेल्स की बातों में आके जन आंदोलन से झिझकेंगे तो फिर बिहार का चुनाव हारेंगे, उसके बाद बंगाल का चुनाव हारेंगे, उसके बाद 2047 तक फिर चुनाव हारते रहेंगे जब तक हम जैसे लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी और आंदोलन नहीं शुरू। एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो चुनाव आयोग के अधिकारी, उन पर सीधे सवाल उठा रहे हैं। सरकार, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि एक संवैधानिक संस्था है, उस पर इस तरीके के शक शुबा लोगों के जहन में पैदा करना ये ठीक बात नहीं है, ये उचित बात नहीं है। देखिए, मैं कोई ऐसा व्यक्ति तो हूँ नहीं जो बिना पढ़े लिखे कोई काम करता हूँ। मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से और सबसे करता हूँ मैं, लेकिन मेरी ये कोई गुजारिश या चैलेंज समझ लो, कोई मानता नहीं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि चुनाव आयोग अपने बेस्ट, जो भी उनके विद्वान, वकील, टेक्नीशियंस कुछ भी है ना, वो सब लेके आ जाए एक साथ। बीजेपी के भी अपने सारे विद्वान लोग, GVL नरसिम्हा साहब को लेके आ जाएं, जिसको भी लाना चाहते हैं ले आए, और आमने सामने बैठ के बात कर लेते हैं ना। तब मैं उन्हें बताऊंगा कि इस कानून में, जो संविधान का कानून, संविधान से बना हुआ कानून है, इसमें यह लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग के ऊपर शक करना हर एक नागरिक का जिम्मेदारी और ड्यूटी है, और चुनाव आयोग को ऐसे बिहेव करना कि हम कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं, देखो हम तुम्हें सबूत दिखाते हैं हर चीज का कि ये भी हम ठीक कर रहे हैं, हम पे विश्वास मत करो। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि हम पे विश्वास मत करो, ये कहे हम तुम्हें सबूत दिखा रहे हैं, हमारी बात पे भरोसा मत करो। ये इस कानून में लिखा हुआ है, एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह। हर चीज का चुनाव आयोग को सबूत देना पड़ता है। आपसे कहते हैं ना, आप आके देखो मॉकपोल, इस जो ये फ्रॉडुलेंट मशीनें हैं, मॉकपोल क्यों कराते हैं कि ये मशीनें जाली हैं, हम आपको करके दिखा रहे हैं इसलिए विश्वास करो। ये हर स्टेज पर है, हर स्टेज पर चुनाव आयोग के अधिकारी जो वोट कराते हैं, जाके पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे होते हैं वहां पे, उनको दिखाते हैं। मतपत्र से भी जब चुनाव होता था, खोल के डिब्बा देखो खाली है ना, हाथ डाल के देख लो। क्यों? क्योंकि हम पे विश्वास मत करो, ये कानून है। हम तो जिन लोगों को यही नहीं पता तो हमसे बात करें ना, हम जवाब देंगे। अब और कोई भी सवाल लेके आए, ये एक जायज़ बात है, लेकिन लाइव डिबेट में आ सकते हैं। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ही इनसे इनवाइट कर लीजिए सबको। आ जाएं, कब आएंगे बताएं? ये 100 लोग ले आए, हम लोग अकेले जाएंगे। और बोलिए। एक अंतिम सवाल में जानना, सच का सच और झूठ का झूठ हो जाएगा। और फिर मैं तो आखिरी बात और कहता हूँ जी, मेरी भी बात क्यों माननी है? वीडियोग्राफी तो है ना, मैंने सुरक्षित करवा रखी है पूरे देश की, केस डाल के।
तो वो दिखा देना जनता को कि चुनाव आयोग पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपने आप नजर आ जाएगा। मेरी बात क्यों मान रही है? एक अंतिम सवाल पूछता हूँ कि आपके चैम्बर में बाबा साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं और पीछे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का वो लगा हुआ, क्या बाबा साहब ने कभी सोचा होगा कि आज़ादी के इतने साल बाद संविधान भी बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा और चुनाव जो देश की लोकतंत्र की आत्मा है उसके लिए भी इस तरीके के संदेह, इस तरीके के चीज़ें लोगों के जहन में आएंगी? बिल्कुल सोचा किस स्थिति में आ गए हम? बाबा साहब ने बिल्कुल सोचा था। हाँ। और इसके बारे में आगाह भी किया था। हाँ। 3-4 चीज़ें उनकी मैं बताता हूँ आपको। जी। पहली बात आरएसएस की बताता हूँ। आरएसएस के बारे में सिर्फ एक संगठन ऐसा है जिसके बारे में बाबा साहब ने बोला था कि इस संगठन की किसी भी शक्ल में, शेप में कोई भी संस्था उसको ज्वाइन नहीं करना। अब क्यों बोला था वो नजर आ ही रहा है। हाँ। ये बोला था। दूसरा ये बोला था कि ये संविधान हम कितना भी अच्छा और कितना भी बुरा बना लें, ये चलेगा जब अच्छे लोगों के हाथों में होगा। अच्छे लोगों को अब कंट्रोल करने के लिए बाबा साहब ने मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो संघर्ष के बगैर डेमोक्रेसी, संविधान नहीं बचेगा। और मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन तो जो हमें खुशी है, हम तो ये पिछले 7 साल से हमने ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है। हमने सबसे पहले भांप लिया था कि ये 2014 के बाद आके सबसे पहला काम ही संविधान पे अटैक करेंगे, क्योंकि यही बाबा साहब का सबसे बड़ा सुरक्षा है। और संविधान की सबसे बड़ी ताकत जो है एक वोट का है, तो उस पर हमला नहीं करेंगे वो। ये मतलब, तो हम तो 7 साल से पहले हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बना के इसी को बचाने के लिए कहा था। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को क्योंकि बहुत फूक के कदम रखने पड़ते हैं ना, बड़े नेताओं को खास तौर पे, तो उनको पहले ये भी कहते हुए झिझक आती होगी कि संविधान खतरे में है। आती थी ना। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही, उसका फायदा मिला उन्हें? फायदा नहीं मिला। ये जनता तक पहुंची, जनता की आवाज थी। हाँ। जनता हाँ। से पकड़ा और हाँ। ये जनता ने सबूत दिया कि इस संविधान से बाबा साहब के हम कितना प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये इनकी सीटें मैं आपको बता रहा हूं, ये धोखेधड़ी की सीटें हैं इतनी, 240, 190 सीटें ज्यादा हैं, 50 से ज्यादा सीटें नहीं आनी थी। ये तो जनता ने इतनी संख्या में वोट दिए हैं, इतनी संख्या में वोट दिए हैं, उनको संविधान खतरे में बताया तो बड़े लोगों ने, तो वो अपनी जान छोड़ के, लोगों ने लाठियां खाई हैं वोट देने के लिए। आपने यूपी और बिल्कुल वो तस्वीरें सब, मतलब लाठियां झेली हैं, वोट पिट के जाके दिए हैं वोट अंदर। जब इतनी बड़ी संख्या में वोट दिए तभी तो मशीनों की 20% की गड़बड़ी कम पड़ गई, वरना बीजेपी की 400 पार हो ही रही थी। लोगों को साफ नजर आ गया संविधान खतरे में बाबा साहब का, तो वो अपनी जान पे भी खेल गए। आज फिर वही स्थिति है। राहुल जी को और दूसरे विपक्ष के नेताओं को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लोग संविधान बचाने के लिए अपनी जान पे खेल जाएंगे, कोई चीज काम नहीं आएगी। संविधान को लोग स्वयं बचाएंगे, वोट के अधिकार को लोग स्वयं बचाएंगे, वोट के चोरों को लोग स्वयं पकड़ के जेलों में डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद सर। और उम्मीद ये की जानी चाहिए, क्योंकि ये हम सभी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और वोट का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो अमीर और गरीब, चाहे करोड़पति हो या फिर झुग्गी में रहने वाला कोई व्यक्ति, दोनों के वोट की एक ही कीमत है और उसी वोट से सरकार बनती है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में, वोट के मामले में, किसी भी तरह के जो संदेह लगातार उठ रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो पूरी तरीके से साफ होंगी। आप सभी से इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। आप सभी से रुखसती चाहेंगे। आपसे यही अनुरोध, दास स्वतंत्र देखते रहिए, अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।